नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली जिले के मोरवा विस्थापन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने ऊर्जाधानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी से की खास बात। अमित तिवारी ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर। तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज चैनल। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, अगर हम बात करें मोरवा विस्थापन का, तो सरकारी भूमि, एग्रीमेंट भूमि और वन भूमि के लोगों की लड़ाई आपके द्वारा लड़ी जा रही है। उसमें विस्थापितों को पूरी तरह से नीति संगत लाभ दिलाया जा सके, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? ऐसा है प्रदीप भैया, लड़ाई मेरे द्वारा नहीं लड़ी जा रही है। लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई है और उन्होंने कमान संभाला है, वो खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा काम उनको जागृत करना और उनको बीच बीच में कुछ सपोर्ट अगर लगता है तो वो मुहैया कराना है। लड़ाई वो खुद से लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं महिलाएं निकल रही हैं, वैसी महिलाएं जो कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, वो भी एनसीएल जा रही हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे वजूद का प्रश्न है, हमारे बच्चों का प्रश्न है, हमारे परिवार का प्रश्न है। उनके सामने बड़ी विकट स्थिति है। और जैसा कि एनसीएल, सीएमडी और बाद में कलेक्टर साहब ने भी ऐसा कह दिया उनसे कि बाकी जो लोग थे वार्ताकार हमारे, उन्होंने कभी उनकी चर्चा नहीं की, तो उनका मन बड़ा आहत हुआ ऐसा सुन के। वो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो हमारे बारे में भी सोच रहे हैं और हमारे बारे में भी अपने विवेक से वो फैसला लेंगे, जो भी लेंगे उचित लेंगे। लेकिन जब सीएमडी साहब ने और बाद में कलेक्टर साहब भी ये बात बोल गए कि आज के पहले तो आप लोगों के विषय पे कोई चर्चा ही नहीं हुई थी, तो वो बड़े आहत हुए हैं। तो मुझे लगा कि जो गरीब हैं, वंचित हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ने में अक्षम हैं, तो मैंने उन्हें तैयार किया कि भाई आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। आप कभी मुझे नहीं देखे होंगे कि मैं उनके किसी जुलूस में या वो कभी हेडक्वार्टर गए हूँ तो मैं गया हूँ, या उनके वार्ताकार के रूप में भी मैं कभी नहीं गया हूँ। कुछ महिलाओं से जब हमारी बातें हुई थी तो उनका कहना था पूर्व विधायक रामलल्लू वैस के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? विधायक जी का बहुत सहयोग रहा, उनके आशीर्वाद से ही ये आंदोलन खड़ा हो पाया। और आदरणीय विधायक जी बड़े प्रबुद्ध हैं और काफ़ी समझदार हैं और ज़मीन की बहुत जानकारी है उनको। सबसे बड़ी बात यह है कि विस्थापन उन्होंने कई बार झेला है, तो उनको काफ़ी जानकारी है इस संबंध में। तो उनसे हम लोगों ने हमेशा मार्गदर्शन लिया, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहा और एक लड़ाई खड़ी हुई। अब इसमें स्थिति ये है कि किसी को अगर ये लगता है कि ये लोग कैसे खड़े हो गए और ये कैसे हेडक्वार्टर पहुंच जा रहे हैं, ये कैसे सीएमडी चैम्बर में घुस जा रहे हैं, उन्हें लगता था कि भाई सिंगरौली के स्वयंभू यहाँ के मालिक हम हैं, यहाँ के नेता हम हैं, तो हमारे थ्रू जाना चाहिए था। उनको ज़रूर चोट पहुँची है, बाकी लोग खुश हैं, बाकी जो जनता है उसको बड़ा खुश हैं। और सब अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। अभी क्या है, अभी एनसीएल ने उनके लिए 1.5 लाख तय किया था। शुरुआत में 15 लाख पर बात हुई थी, लेकिन एनसीएल की बात करने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप देख रहे हैं पट्टे वालों के केस में भी वो मुकर गए हैं। तो मैं बार बार इस बात को पॉइंट आउट कर रहा था कि इनके बात कहने से मत मानिए, जब तक ये लिखित में न दें, उसको साइन करके न दें, तो अनसाइंड कॉपी अगर ये आपको प्रोवाइड भी करते हैं तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। और दूसरी बात कि ये बड़े शातिर हैं एनसीएल वाले। अभी जिस मुकाम पर विस्थापन की लड़ाई पहुंच गई है, चाहे वो पट्टेधारियों की हो या सरकारी भूमि वालों की हो, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से फैसला नहीं होगा, अब जाना पड़ेगा बांसकोट में। और बांसकोट में अगर मामला गया तो एनसीएल को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि अब याचना नहीं होगा, रण होगा। और जब होगा ना तो संघर्ष बड़ा भीषण होगा। देखिए, जिस तरह से पहले जानकारी मिली थी कि सरकारी भूमि, वन भूमि, एग्रीमेंट की भूमि वालों को प्रभावित माना जाए और विदाउट सॉल्यूशन ही उनके मकान का भुगतान किया जाएगा, जो है मुआवजे का भुगतान होता है। बड़ी संख्या में महिलाएं एनसीएल मुख्यालय पहुंची, लगातार वो जाके वहां अपना ज्ञापन सौंपी और नारेबाजी की।
इतना कुछ होने के बाद क्या बातें हुई? कई बार अंचल मुख्यालय और कलेक्टर के पास भी सरकारी भूमि वालों का भी बैठक हुआ है, क्या बातें हुई? कुछ सार्थक नज़र आ रहा है? भैया ऐसा है, एनसीएल से वार्ता करने का अभी तक कोई महत्व मेरे को समझ में नहीं आया। एक मसला हल हुआ है, वो ये था कि ये सोल्यूशन देने को तैयार नहीं थे। बाद में इन्होंने कहा कि 100 स्क्वायर मीटर तक का एरिया आपका घर का अगर होगा तो उसका सोल्यूशन आपको देंगे, 100 स्क्वायर मीटर तक का, उससे ऊपर का सोल्यूशन वो नहीं देंगे। तो एक ये मसला था। बाकी वो 6 लाख बोल रहे थे कि आपको 6 लाख के स्लैब में डालेंगे, मतलब मकान मालिक को 6 लाख मिलेगा और उनके बच्चों को 6 लाख रुपया मिलेगा। तो उस पर लोग एग्री नहीं किए हैं। उन्होंने 15 लाख की मांग की है कि भाई 15 लाख रुपया हमको मिलना चाहिए। अब भी इस पर हामी नहीं भरी है, सीएमडी साहब ने भी हामी नहीं भरी है। वो लोग बोले कि नहीं ठीक है, हो गया 6 लाख। इन्होंने कहा कि नहीं सर, 15 लाख से कम पर हम एग्री नहीं करेंगे। देखिए, कहाँ तक न्याय संगत है कि 100 स्क्वायर मीटर पर ही इनको सोल्यूशन दिया जाए? क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 2 डिसमिल या 3 डिसमिल में घर बनाए होंगे, तो 100 स्क्वायर मीटर में ही सोल्यूशन क्यों? क्योंकि अभी हमारे साथ ललित श्रीवास्तव जी और बीरेंद्र गोयल जी बैठे थे, तो उनका कहना था लॉ एक्ट और सीबी एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें जो पट्टेदार को लाभ मिलना चाहिए वही सरकारी भूमि वालों को और एग्रीमेंट वन भूमि वालों को भी मिलना चाहिए। तो ये 100 स्क्वायर मीटर पर ही सोल्यूशन देना, ये कहाँ तक न्याय संगत? भैया लोगों ने बिल्कुल उचित बात की है और इन्होंने यही 10 नंबर वार्ड में 10 नंबर का जब विस्थापन हुआ तो वहाँ उन्होंने दिया है। अब ये पता नहीं, कभी लॉ एक्ट उठा के ले आते हैं, कभी सीबी एक्ट, कभी 10 ठो किताब उठा लेंगे, जो उनके मन माफिक होगा उस चीज़ों को उठा ले रहे हैं और बाकी लोगों को छोड़ दे रहे हैं। तो इनका गलती कहाँ हुई भैया? जानते हैं गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि ज़रूरत किसको था? एनसीएल को। हमारी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत उनकी थी। उनको आना चाहिए था हमारे पास, हम उनके पास चले गए और हम उनके पास जाकर उनकी चिरौरी करने लगे, जी सर, यस सर। अब वो उनको लगा कि ये सब तो जी सर यस सर वाले हैं, तो उन्होंने हमको बड़े हल्के में ले लिया। जाने की ज़रूरत हमको नहीं थी, आना उनको चाहिए था। जिसको ज़रूरत होगा, अगर मान लिया ज़मीन मेरी है, हमको बेचना है, आपको ख़रीदना है, तो आपको अगर ख़रीदना है तो आप मेरे पास आएंगे ना। अगर हम बहुत ज़रूरतमंद हैं कि हमको बेचना है, तब हम आपके पास जाएंगे कि प्रदीप भैया मेरी ज़मीन ले लीजिए। यहाँ हम लोग वही चीज़ उनको दिखा दिए, तो वो समझे कि एक शब्द होता है गरजू, तो वो मान लिए कि ले दही कर रहे हैं, ये सब गरजू हैं, तो इनको अपने हिसाब से घुमा लो। सिंगरौली पुनर्विस्थापना मंच का आरोप है कि जब नापी होने लगा था तो हम नापी को रोकने के मूड में थे और कई बार प्रयास भी किए, लेकिन सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा एनसीएल का सहयोग करके नापी को चालू कराया गया। अगर ये नापी न हुई होती तो जो विसंगतियां हैं विस्थापन को लेकर ये न होती। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? भैया, नापी कराने की जो स्थिति बनी और जिसमें लोगों ने बुला के नापी कराने की जो स्थिति आ गई, उस परिस्थिति के लिए वो जो घटना घटी धर्मशाला में, अग्रवाल धर्मशाला में, वो भी एक कारण रहा। उसमें लोग प्रतिक्रिया में लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया कि आप अगर रोकेंगे तो हम नापी कराएंगे। तो उस प्रतिक्रिया में नापी हो गई, बड़े अच्छी संख्या में लोगों ने नापी करा ली। तो उसमें मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये था कि उसकी भी प्रतिक्रिया हुई है उस घटना की। शायद वो नहीं होता तो इतने ही संख्या में लोग, जितना लोग नापी करा लिए और बुला के जो नापी कराने की परंपरा शुरू हुई, वो नहीं होती। नापी 80% करीब हो चुकी है। अगर नापी न हुआ होता तो क्या ये मुआवजा या विस्थापन में कोई आसानी होती? नापी हो जाने से हमने ये समझौता थोड़े ना कर लिया है कि हम आपको ज़मीन दे रहे हैं अपनी, या घर दे रहे हैं अपना उजाड़ के। भाई, घर मेरा उजड़ रहा है, घर पट्टे वालों का भी उजड़ रहा है, घर सरकारी ज़मीन पर रहने वालों का भी उजड़ रहा है। आप नापी कर रहे तो हम ही थोड़े ना भरे हैं। आप एक मेजरमेंट ले लिए हैं मेरा, ठीक है। जिस दिन आप रेट फाइनल करेंगे, जब आप रेट फाइनल कर देंगे, हम उस पर हामी भर देंगे, तब हमारी सहमति होगी। अभी हमारी सहमति नहीं है। और नापी करा लेने से ऐसा नहीं है कि ज़मीन एनसीएल का हो गया, वो गलतफहमी एनसीएल ना पाले, वहाँ से नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जिस मुकाम पर हम लोग आकर खड़े हो गए हैं, इसमें वाद विवाद या किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल के
वर्चस्व की लड़ाई को छोड़ के अपना ईगो कहीं ताले में बंद करके अब हम लोगों को एक होकर लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आपको सरकारी भूमि वालों को भी साथ लेना पड़ेगा। वो लोग गरीब हैं, वंचित हैं, उनको अगर आप साथ नहीं लेंगे, उनकी मांगों को अगर आप, तो शायद आंदोलन भी फीका पड़ जाएगा। और आंदोलन अब करना है तो अब इनका डिस्पैच भी बंद करना है, इनका प्रोडक्शन भी बंद करना है। इनका हेडक्वार्टर घेरने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो सांकेतिक हो जाता है। फ़र्क इनको तब पड़ेगा जब इनका प्रोडक्शन बंद करेंगे, जब इनका डिस्पैच बंद करेंगे। इनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए, इनके टेबल पर इनका चाय सरकार के आ जाइए कि नहीं पियेंगे आपका चाय हम। इनके चाय बिस्किट के चक्कर में इतना लफड़ा हो गया। आपका कहना है कि संयुक्त आंदोलन होना चाहिए, जबकि सरकारी भूमि वाले आक्रोशित हैं इन विस्थापित नेताओं को लेकर। उनका आरोप है कि हमारी मांगों को इनके द्वारा एनसीएल में नहीं रखा गया। और जब हम स्वयं की लड़ाई महिलाएं घर से बाहर निकली और अपने मांग पत्र को लगातार जा के एनसीएल में दी, नारेबाजी की, इसके बाद कुछ वार्तालाप बढ़ने लगा और यहाँ तक कि कलेक्टर साहब के यहाँ तक सरकारी भूमि वालों का बैठक हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि ये संयुक्त आंदोलन संभव है? देखिए, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, ठीक है। कहीं ना कहीं से हम सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और अगर उनकी मांग हमारे वरिष्ठ जन उठाएंगे, भैया लोग हैं वो सारे लोग, अगर हमारी उनकी मांग उठाने को तैयार हो जाएंगे और उनकी मांग अगर प्रमुखता से रखेंगे तो उनको एक बार समझाया जा सकता है। इसके लिए उनको साथ लेना, उनको जोड़ना बहुत आवश्यक है अगर आपको आंदोलन करना है, कहीं कुछ भी करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये एनसीएल की चापलूसी बंद होनी चाहिए। ये मीटिंग, एक मीटिंग हो गई सार्वजनिक, सबके साथ चले गए, दूसरी मीटिंग फिर रात के अंधेरे में हो जा रही है। ऊपर से कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैं फ़ोन करता हूँ, एक बार में सीएमडी मेरा फ़ोन उठाता है तो एक वाकया याद आ जाता है। बंधौरा में एसआर का प्लांट लग रहा था तो वहाँ एक सज्जन थे, तो वो कहा करते थे कि वहाँ से जब शशि रुइया, रवि रुइया चलते हैं तो बिना हमसे पूछे नहीं चलते हैं। प्लांट जब लग गया तो उसमें पहला नोटिस जो चस्पा हुआ उसमें यही था कि उन सज्जन पर पर्सोना नॉन ग्राटा लग गया और उनका उस कैंपस में एंट्री बैन हो गया। तो लोग ये गलतफहमी न पालें, ये एनसीएल है और ये कॉरपोरेटर हैं, सब ये कॉरपोरेट सेक्टर है, ठीक है। तो ये लोग इस तरह का बहुत मैनिपुलेशन करते रहते हैं, आपको बहुत लुभावना बात करेंगे, मीठा मीठा बात करेंगे। कुल मिला के ये पलटी मार गए। अभी 22 तारीख की जो बैठक थी उसके बाद फिर हमारे वरिष्ठ लोग गए थे उनसे मिलने, उसमें वो अपनी ही बात से मुकर गए। तो यही हालत है इनका, इनको समझना पड़ेगा। ये क्या है, ये भारत भर के सारे फर्टाइल ब्रेन यहाँ जमा हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो माइंड गेम खेल रहे हैं। पहले हमको टुकड़ों में बांट लिए, जब अलग अलग टुकड़ा हो गया तो सबको नाप लिए, तौल लिए कि कौन कितने पानी में है, उसके बाद उस हिसाब से वो बिहेव करने लगे। यानी आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सरकारी भूमि पट्टेदार ये एनसीएल फूट डालने के बाद मनमानी करना शुरू कर दिया? बिल्कुल, वो फूट डालने के बाद मनमानी कर रहे हैं। उनको उनकी औकात बताना ज़रूरी है कि अगर तुम हमारी शर्तों पर विस्थापन नहीं करोगे तो तुम 1 इंच ज़मीन नहीं ले पाओगे। 1 इंच लड़ना पड़ेगा। अब जो स्थिति आ गई है उसमें आर पार की लड़ाई की स्थिति आ गई है और लड़ना पड़ेगा। और एक बात और, जो लोग एनसीएल से जुड़े हैं, वो जिनका स्वार्थ वहाँ से सत्ता है, जिनका स्वार्थ वहाँ से जुड़ा है, वो एनसीएल के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। 6 महीना मैंने काम बंद किया है एनसीएल के साथ और तब मैं इस स्थिति में पहुँचा हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई जो होगी वो निर्णायक होगी। अभी कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट में बैठक हुई विस्थापितों का, तमाम विस्थापित संगठन वहाँ पहुँचे थे, लेकिन पट्टेदार और सरकारी भूमि का समय अलग अलग दिया गया था।
जबकि विस्थापित पट्टेदार भी हो रहा है और सरकारी एग्रीमेंट और वन भूमि वाले भी विस्थापित हो रहे हैं। तो एक संयुक्त बैठक होनी चाहिए थी, सब एक साथ बैठ के बातें होती, एक दूसरे का बातें सुन के जो है अपनी अपनी बातें लोग रखते, लेकिन वहाँ अलग अलग समय दिया गया था। इसका वजह क्या हो सकता है? गोरे लोग चले गए, काले लोग अभी बचे हुए हैं। ये काले अंग्रेज हैं, ये फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलते हैं। ये फूट डालो और शासन करो की ही नीति थी। 2 बार में बुलाओ, अलग अलग वार्ता करो, कमज़ोर पड़ेंगे लोग, तो इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही थी। अभी जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं सही मायने में, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जवाबदेह हैं। एनसीएल को अब मजबूर करना पड़ेगा हम लोगों को, उसको मजबूर करना पड़ेगा कि वो कैंपस से निकल के हमारे तक आएँ और यहाँ आके वार्ता करें। नहीं करेंगे तो वो अपनी मनमानी करने पर अड़े हुए हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे। वो समझ रहे हैं कि हम प्रशासन को अपने साथ ले लिए हैं और प्रशासन हमारा साथ देगा, इसलिए वो अपनी मनमानी पर हैं। अब क्या है, ये आंदोलन करेंगे तो आप इतना आसान मत समझिए कि आप एक दिन आंदोलन कर दिए और एनसीएल मान लिया, ऐसा नहीं होगा। आंदोलन लंबा चलेगा। इसमें क्या है, लोगों के ऊपर केस होगा, FIR होगा, हो सकता है लाठी चले, हो सकता है उससे भी ज़्यादा कुछ हो। तो सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर FIR होगा तो पहला नाम मेरा होगा। मैं सबसे आगे रहूँगा। लाठी चलेगा तो पहली लाठी मुझे पड़ेगी। लड़े लोग, आए। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे थे कि सलूसियम में केवल 100 स्क्वायर मीटर पर ही एनसीएल अपनी सहमति बना रहा है और प्लाट का 6 लाख और वयस्क का 5 लाख की बात जो आपके द्वारा कहा गया, ये कितना न्याय संगत है? जबकि ललित श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि CB एक्ट LR एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि जो पट्टेदार को मुआवजा मिलना चाहिए ज़मीन का छोड़ के, सेम वही सरकारी भूमि, वन भूमि या एग्रीमेंट भूमि वालों को भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या वजह रहा है कि एनसीएल 100 स्क्वायर मीटर पर इसे अस्थायी कर दे रहा है कि सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर पर ही दिया जाएगा? इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। वही बोल रहा हूँ ना कि एनसीएल अपनी मनमानी पर आ गया है। 100 मीटर सरकारी भूमि वालों को निर्धारित कर दिया, 200 मीटर निर्धारित कर दिया पट्टे वालों के लिए। ये कहीं से न्याय संगत है? पता नहीं कौन सी किताब पढ़ लिए लोग, कहाँ से लेके चले आए। 8 नंबर में तो 10 नंबर में तो आप सबको दिए हैं, तो 10 नंबर के विस्थापन में जब आप सबको दिए हैं तो यहाँ देने में क्या परेशानी हो रही है आपको? वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लोग हमेशा से फूट डालो और शासन करो की नीति पर चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल में चल रहे हैं। अब इनका उपाय बस वही है कि इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी औकात यही है। तुम ये मत समझो कि तुम बहुत बड़े 30 मार खां हो। यहाँ इतनी पब्लिक है, अगर एक साथ जमा हो गई, 10% लोग भी जमा हो गए ना, तो इनकी चूल्हे हिल जाएगी। देखिए, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि मई माह में नोटिस बंटना शुरू हो जाएगी, जबकि एनसीएल द्वारा भी कोई फाइनल बुकलेट जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? बिना बुकलेट जारी किए नोटिस बांट देंगे क्या? नोटिस बांटने के पहले तो इनको बुकलेट जारी करना पड़ेगा, और नोटिस बांटने से नोटिस हम एक्सेप्ट करेंगे तब ना। अब नोटिस मेरे घर पे चस्पा करके तो नहीं चले जाएंगे ना। नोटिस हम एक्सेप्ट करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं खाली करेंगे, हम नहीं खाली करेंगे। जिस तरह से एनसीएल अपने ही बातों से पीछे हटते नज़र आ रहा है, जैसा पट्टेदारों का कहना है, सिंगरौली विस्थापन मंच के लोग हमारे पास जो बैठे हुए थे उनका कहना था कि एनसीएल एक बार कहता है हाँ इसको हम मान लिए, और दोबारा जब ये बैठक होती है तो कहता नहीं ये तो हम बोले ही नहीं थे, ऐसा उनका आरोप है। अगर इस तरह से एनसीएल करते रहा तो सही विस्थापन का लाभ लोगों को दिलाया जा सके, उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया? भैया 1.5 साल से मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीएल जब तक लिख के सिग्नेचर करके नहीं देता है तब तक उसकी बात मान्य नहीं होगी। कोई मतलब नहीं है इनका, ये किस दिन पलटी मारेंगे, कब पलट जाएंगे, कब पलटू राम बन जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका। विस्थापितों को नीति संगत विस्थापन का लाभ दिलाया जा सके, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? उसके लिए बांस कोर्ट है, जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब जाके न्याय संगत बात हो पाएगी। नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि वार्ता के टेबल पर बैठकर चीज़ें सुलझा ली जाएंगी तो कतई नहीं होगा,
कतई नहीं होगा। किसी को अगर ये लग रहा है कि हम बात करके CMD का चाय पी के और मैरी गोल्ड बिस्किट खा के मामला सुलझा लेंगे तो वो गलतफहमी में है। इसके पहले जब भी विस्थापन हुआ है, चाहे वार्ड क्रमांक 10 हो या अन्य कई परियोजना ऐसे प्रभावित हुए थे जिनका विस्थापन हुआ था, इस तरह की समस्या निर्मित नहीं थी। क्या वजह है कि यहाँ पे इस तरह का समस्या है कि आज 1 साल से अधिक हो गया सेक्शन 9 लगे और अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है? 2 बातें हैं। एक तो ये बड़ा विस्थापन है, काफ़ी बड़ा विस्थापन है। दूसरा कि NCL की नीति बड़ी ढुलमुल है। वो कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है, फिर अपनी ही बात से मुकर जाता है। पर हमारे वार्ताकार प्रबुद्ध लोग हैं, काफ़ी जानकार लोग हैं, उन्होंने सब चीज़ें तार्किक रूप से अपनी बात वहाँ रखी। उनको NCL को सारे बुक के माध्यम से किताबें खोल खोल करके दिखाई कि ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप ये मान लीजिए। उस समय वो बोलता है कि ठीक है हो जाएगा, उसके बाद मुकर जाता है। तो NCL की जो ढुलमुल नीति है वो इसके लिए पूरी जवाबदेह है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ऊर्जाधानी न्यूज़ के साथ।